बेटा हम लोग सेल में इंटरफेज की बात कर चुके, बातें नहीं, इंटरफेज की बात कर चुके, अब बात करेंगे डिवीजन फेज की। बेटा ध्यान देना, कोई भी सेल जब इंटरफेज कंप्लीट कर लेती है, इंटरफेज कंप्लीट कर लेती है, तब वो डिवीज़न में जाती है, क्योंकि वो डिवीज़न के लिए पूरी तैयारी कर चुकी होती है। डीएनए को डबल कर चुकी होती है, प्रोटीन बना चुकी है, एंजाइम बना चुकी, सारी चीज़ें कर चुकी है। एक बात और बताएं आपको, अब सेल के पास दो ऑप्शन होते हैं, या फिर वो माइटोटिक डिवीज़न करे या फिर वो मियोटिक डिवीज़न करे। मैं इसको ऐसे भी बता सकता था कि अब दो टाइप के डिवीज़न हो सकते हैं, ऐसे भी बता सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ दो ऑप्शन है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके मन में सवाल आए, कौन सी सेल माइटोटिक करेगी, माइटोसिस करेगी, और कौन सी सेल मियोसिस करेगी। बेटा आपको बता दें, आपकी बॉडी में जितनी भी सेल हैं, केवल और केवल गैमीट बनाने वाली सेल को छोड़ करके सारी माइटोसिस करेंगी, और वो गैमीट बनाने वाली सेल मतलब स्पर्म और ओवम बनाने वाली सेल मियोसिस करेंगी, और पूरी बॉडी की सेल क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगी। अब कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा अलगाव क्यों? अलगाव ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में सेल अपने जैसी सेल बनाती है, तो जब ग्रोथ होगा तो सिमिलर टाइप की सेल चाहिए ना, तो इसलिए बॉडी की ग्रोथ के लिए माइटोसिस होती है, जहाँ पर हमेशा डॉटर सेल क्या होगी, मदर सेल के जैसी होगी। समझ गए? और मियोसिस में वो होता है कि बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अगर हम ह्यूमन है, हमारे में 2n = 46 है, तो जो हमारा गैमीट बनेगा उसमें 23 आएगा। अब दूसरे पार्टनर से 23 आएगा, तब जाकर के हमारे ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, 46 हो जाएगा। समझ गए नहीं इस बात को? इसलिए वहाँ पर अलग डिवीज़न होता है, यहाँ पर अलग। अब हमको दोनों डिवीज़न को एक्सप्लेन करना है और प्रोसेस पढ़ना है। ऐसा नहीं सिर्फ नाम लिख के आगे बढ़ जाएंगे, कहाँ कहाँ होता है, हमें पूरी प्रोसेस पढ़ना है। तो लिखो बेटा, लिखना। देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन, फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन। पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, दूसरा मियोसिस। MEIOSIS, MEIOSIS, मियोसिस। MEIOSIS हो गया। चलो पहली हेडिंग बना लो, माइटोसिस। इधर देखना, पेन रखो बेटा। जब माइटोसिस होना है तो मैंने आपको बताया कि माइटोसिस से हमेशा मदर के सिमिलर डॉटर सेल बनेंगी, मदर सेल के सिमिलर। बेटा ध्यान देना, यहाँ हमने लिया एक सेल, इसमें क्रोमोसोम का अमाउंट 2n है, ठीक। अब इसको डिवाइड करना है। बेटा ध्यान देना, आपको एक बात ध्यान देनी ये है, कोई भी डिवीज़न हो उसमें सबसे पहले होता है न्यूक्लियर डिवीज़न। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीज़न। हो गया। माइटोसिस में क्या कहा कि मदर के जैसी सेल होनी चाहिए, मतलब यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है तो यहाँ भी होना चाहिए। हो गया। अब उसके बाद होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। इसका रिजल्ट क्या मिला हमें? 2 तरह की सेल्स मिल गई, 2 टाइप की सेल, 2 डॉटर सेल मिल गई। पहले स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियस टूटा, इसे हम लोग कहेंगे कैरियन होता ना, काइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीज़न। दूसरे में साइटोप्लाज्म टूटा है यहाँ, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। मतलब सेल डिवीज़न में 2 चीज़ें तो होनी है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। हो गया। अब आप देखना, यहाँ मदर सेल है, यहाँ डॉटर सेल है।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में क्या है, मदर सेल के इक्वल है, सही है ना, इक्वल है। और डॉटर सेल की संख्या कितनी है, 2 है। याद करो मैंने किसका जब पैदा हुए तो क्रोमोसोम का साइज बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, मैंने कब बताया था, मैंने कहा था दोनों सेल को जोड़ दो तो मदर सेल के कंटेंट से ज़्यादा होगा। इधर देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ 2n है, यहाँ भी 2n है। एक्चुअल में आपके साथ एक कन्फ्यूजन होता है कुसुम, कन्फ्यूजन ये होता है जब कहा जाता है कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में बराबर होते हैं, तो लोगों को लगता है कि डॉटर सेल में आपस में बराबर होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर वहाँ 2n है तो यहाँ आधा कर दो nn, बराबर तो है ही है। ऐसा कभी मत पढ़ना, कंसेप्ट खराब हो जाएगा। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मदर सेल। अगर एक डॉटर का दूसरे मदर के बराबर है और दूसरे डॉटर का उसी मदर के बराबर है तो आपस में सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं, ये लॉजिक है यहाँ पे। ऐसे मत कर देना कि डॉटर सेल में बराबर होता है, आप आधा आधा कर दो तो भी बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। ध्यान देना, डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर के बराबर हो। एक बात और आप ध्यान देना, अब ऐसे हुआ क्यों, वहाँ भी 2n यहाँ भी 2n, डिवाइड हुआ, कुछ तो कम ज़्यादा होना चाहिए ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको मैंने बताया था कि देखो इंटरफेज में यहाँ मान लो क्रोमोसोम है, हो गया। आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे एक डीएनए है, क्रोमोसोम में डीएनए है। इधर देखो ये G1 फेज में है। जैसे आप S फेज में जाओगे, आपको मैंने कहा था S फेज में डीएनए की क्या होती है, कॉपी तैयार हो जाती है, ये बोला था ना। तो ये डीएनए का ये जो था, इसकी कॉपी इसके बगल तैयार हो गई, ऐसे हो गई। मैंने कहा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदलेगा नहीं, हो गया ना। अब जब ये डिवीजन में आएगा कैरियोकाइनेसिस में, यहाँ जब कैरियोकाइनेसिस में आएगा तो बेटा ध्यान देना, जब आपको पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो एक बात बताया था, क्रोमेटिड याद है, एक कॉपी इसमें एक कॉपी इसमें। अब जब न्यूक्लियस टूटेगा तो ये क्रोमेटिड अलग होके एक क्रोमोसोम, ये वाली क्रोमेटिड अलग होके दूसरा क्रोमोसोम। अब इस सेल में क्रोमोसोम और इस सेल में क्रोमोसोम, देखो यहाँ पर भी उतनी क्रोमोसोम, यहाँ डॉटर सेल में भी उतनी क्रोमोसोम। ये बात समझ में आ गई ना। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे क्रोमोसोम कितना दिख रहा है, एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक ही क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड 2 है। जब डॉटर बनी इसमें भी एक, इसमें भी एक। इसीलिए अगर सोचो यहाँ 2n, यहाँ 2n, तो यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n। यहाँ अगर हम यहाँ पर 2n रख दें कि क्या दिखेगा, 2n, ये 2n। अब 1 को हम रिप्लेस कर दिए किससे, 2n से, हो गया बराबर ना। तो बेटा ध्यान रखना है कि जो इंटरफेज में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी डबल किया था, उसी की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डॉटर सेल में मदर के इक्वल हो जाते हैं। अगर वो कॉपी ना किया होता बेटा तो अमाउंट क्या होता, आधा हो जाता कि नहीं, सही है ना। ये बात समझ भाई। अगर कभी भी पूछ लिया जाए ऐसा क्यों हुआ, बता देना भाई हमने तो अपना मटेरियल डबल कर लिया था एस फेज में। एस फेज में क्या हुआ था, आपने लिखा था 2C चेंज इनटू 4C। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हो, मैंने कल लिखवाया था, अगर घर जाकर नोट से फेंक देते हो, नहीं पढ़ते हो तो बेटा नहीं समझ में आएगी बात। इधर देखना, एक लॉजिक तो हो गई नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली। दूसरी लॉजिक देखना, अगर डीएनए कॉपी बनाया था तो मतलब जो जीन उस पे होंगे वही जीन उस पे होंगे भाई। अगर एस फेज में डीएनए अपनी कॉपी बनाया था तो उस पे जो चीज़ होगी वही चीज़ उस पे होगी, जो जीन इस पे वही जीन उस पे। तो मतलब मदर का जो क्रोमोसोम आया वो डॉटर में आया, तो मतलब मदर का जो जैसा शेप साइज था वैसा शेप साइज इन डॉटर का होगा। दोनों डॉटर आपस में एक शेप साइज के होंगे। अब देखो बेटा माइटोसिस में हुआ क्या, ये जो डॉटर सेल्स बनी ये आपस में क्या है, जेनेटिकली सिमिलर तो है ही है, जेनेटिकली तो सिमिलर है ही है। अब क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हो गई, क्योंकि क्रोमोसोम की वजह से, जीन की वजह से उनका शेप और साइज भी क्या हुआ, सेम हो गया। क्या हुआ, सेम हो गया। तो बेटा अब यहाँ एक नया सवाल क्रिएट हो जाता है, पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम इंडिविजुअल्स और सेल्स इज कॉल्ड एज क्लोन।
क्या बोलते हैं? लोग कहते हैं ना क्लोन तैयार कर लिया। समझ गए? अगर इंडिविजुअल आपस में जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो उस पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोन। जैसे सेम सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं तो ये क्या है? क्लासरूम, क्लास है ना। अब इस क्लास के एक इंडिविजुअल का नाम स्टूडेंट है, सही है ना। उसी तरह क्लोन के एक मेंबर का नाम रैमेट, क्या होता है? RAMET, रैमेट। AIPMD 2008 का पहला सवाल था क्वेश्चन पेपर में कि सिंगल मेंबर ऑफ क्लोन इज कॉल्ड एज रैमेट। चलो लिखते हैं। अब इसकी पहले डिस्कवरी लिखेंगे, फिर जो प्रोसेस समझाए हैं उसे लिखेंगे, ठीक? लिखो। माइटोसिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड और सीन बाय स्ट्रासबर्गर W. Fleming and Winnie Water. हाँ, फिलिया कोई नाम की चीज़ ही नहीं है। फिला है, किया नहीं था, नाम दिया था। हाँ भाई, इन्होंने एक काम और किया था, पीछे लिखाया गया है, क्रोमैटिन वर्ड दिया था। लिख लिया? आगे लिखना। नेम माइटोसिस वॉज गिवन बाय name mitosis was given by or used by W. Fleming। लिखा बोर्ड पे, name mitosis was given by W. Fleming। हाँ, W. Fleming हो गया। आगे लिखना। माइटोसिस is found in somatic cell, SOMATIC, somatic cell, और वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। मैंने दो इसलिए लिखवाया क्योंकि एनिमल के केस में हम रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले सेल को छोड़ के सबको सोमैटिक कहते हैं, प्लांट के केस में सोमैटिक को हम वेजिटेटिव कहते हैं। इतना फ़र्क है कि सोमैटिक सेल को प्लांट में हम वेजिटेटिव बोलते हैं, सेम चीज़ है, ठीक? ध्यान रखना है। इसलिए मैंने दोनों वर्ड यूज कर लिया क्योंकि ऑप्शन में अब एग्जामिनर प्लांट के अकॉर्डिंग दे रहा है तो वो वेजिटेटिव सेल दे सकता है, एनिमल के अकॉर्डिंग दे रहा है सोमैटिक। ऑप्शन कोई भी बन सकता है क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। हो गया? लाइन चेंज लिखना। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन। रीजन
because number of chromosomes in daughter cells is equal to mother cell. हो गया, मदर सेल हो गया। एक स्टार पॉइंट, cells or organisms or individuals, cells or organisms or individuals produced by mitosis are genetically and morphologically similar. Genetically and morphologically similar. बेटा तू कितना समझदार है ये। मॉर्फ मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जो जिनका अपीयरेंस बॉडी का शेप और साइज एक जैसा हो। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ये लिखाई गई है लाइन, ठीक है नहीं? याद रखा करो, नहीं तो कैसे एग्ज़ाम में ठीक होगा। हाँ याद रखा करो ना, यहाँ तो ठीक है लेकिन एग्ज़ाम में तो दोबारा नहीं मौका मिलेगा ना। एक बार काला कर दिया तो रिजल्ट में काले खा जाए। वो कंफर्म नहीं वो कर रहा है ना, तुम तो कभी कुछ कंफर्म किया, तुमको हर चीज़ समझ में आ जाती है। इनको अगर भी बता दो डिवीजन ऐसे, हाँ देखो बेटा ऐसे हो जाता है, यस सर ओके समझ में आ गया। इनको ही नहीं पता लेकिन कैसे क्या हो जाता है वो बात मुझे भूलेगी नहीं अब कभी बिना बताए समझ जाओगे। क्या हम बता देंगे ना, सब बता देंगे, टेंशन ना लो। हम प्राइमोडियल से शुरू करेंगे, जाइगोट से। चलो लिखो, कहाँ थे बेटा हम लोग? जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड दिस पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, हाँ उसी में बेटा, एंड दिस पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज clone. This population is called as clone. C-L-O-N-E. Clone. हो गया। अब अगला स्टार लिखो, अभी बताते हैं। लिखो, सिंगल मेंबर ऑफ क्लोन इज रैमेट। अब पूछो लक्ष्य का क्या पूछना है बेटा, वेट किया करो। सिंगल मेंबर ऑफ क्लोन इज रैमेट, R-A-M-E-T, M-E-T, रामहित, R-A-M-E-T, T, रैमेट। हो गया, चलो एक स्टार और लिखो। इसमें ये लिखना है बेटा कि जो लिखना है मैं बता दे रहा हूं कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ डॉटर सेल इज स्लाइटली ग्रेटर देन हाफ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ मदर सेल। हाफ, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं टोटल ऑफ, हाँ सम ऑफ बोथ डॉटर सेल, ना सम ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ बोथ डॉटर सेल इज स्लाइटली ग्रेटर देन
प्रोटोप्लाज्म ऑफ मदर सेल। इसका मतलब हुआ कि जो मदर सेल का टोटल प्रोटोप्लाज्म है उससे ज़्यादा होगा अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दे तो। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ। अब सवाल ये है कि ये बात सही कैसे है। बेटा मैं आपको थोड़ा सा प्रयास करता हूँ बताने की। इधर देखो, यहाँ पर जेनेटिक मैटर 2n है। अब यहाँ साइटोप्लाज्म को मैं लिख लेता हूँ C। हो गया, ये 20 से आधा आधा बटा है, ये हो जाएगा C/2, ये हो जाएगा C/2। हो गया। अब सोचो, इधर देखना सारे बच्चे, मैंने पहली लाइन में बोला कि एक सेल का टोटल प्रोटोप्लाज्म इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। पहले इसका हाफ निकालते हैं, 2n + C/2। यही कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर 2n/2 C/2, यही कर सकते हैं, या फिर इसको कर सकते हैं n + C/2। लेकिन इसका देखें, इसका क्या है 2n + C/2, मतलब C/2 तो बराबर है, लेकिन जेनेटिक मैटर थोड़ा सा फालतू है, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं। पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है कि टोटल का, दोनों के टोटल जो प्रोटोप्लाज्म है मदर के प्रोटोप्लाज्म से ज़्यादा होगा। इसको देखो आप, 2n + C/2 + 2n + C/2, ये हो जाएगा 4n + C। और ऊपर क्या है 2n + C, मतलब इसमें दोनों में डिफरेंस कितना है, 2n की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब ये क्या है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म का योग जो है मदर के प्रोटोप्लाज्म से थोड़ा सा ज़्यादा है, फालतू है। हो गया। इसे आपको एक्सप्लेन करके लिखना नहीं है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, बस जो लाइन लिखाया है बस वही है। लिखा है नहीं ना अभी, वही आएगा। लिखो, ये लगो न्यूमेरिकली प्रूव करने, ये नहीं आता नीट में तुम्हारे। ठीक, चलो आगे लिखना। इन माइटोसिस protoplasm of one daughter cell is slightly greater या more than half of protoplasm of mother cell। half of protoplasm of mother cell। कुसुम तुम कल नहीं आई थी ना, कल आई थी। चलो अब इसी बात को हम दोबारा लिखते हैं। लिखो, इसी बात दोबारा अलग स्टार बना के, टोटल ऑफ या सम ऑफ प्रोटोप्लाज्म, हाँ बेटा स्टार ही, उसी को स्टार को दोबारा लिखेंगे, स्टार ही लिखेंगे। सम ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ बोथ डॉटर सेल्स is slightly greater than protoplasm of mother cell। slightly greater than protoplasm of mother cell। slightly greater than protoplasm of mother cell। हो गया। चलो मैं तो डर गया। चलो लिखो। अच्छा एक मैं बात बताता हूँ आपको, चलो बाद में बताऊँगा, पहले लाइन चेंज लिखो आप लोग। नहीं ऐसे लाइन चेंज करके, माइटोसिस complete in following
2 steps, 2 steps following 2 steps. First, karyokinesis. Second, cytokinesis. First karyokinesis, second cytokinesis. बेटा इस डायग्राम को एक बार बना लो। हाँ, तुम एक बार सिलेबस पढ़ लो, यही काफ़ी है बेटा। दूसरी बार तो भगवान के ऊपर भी एहसान हो जाएगा, तो इसीलिए एक बार बना लो ना। मतलब हमारे बच्चों को अपनी बेइज्जती करवाने का शौक़ रहता है, हैं? फिर हमारे इन बच्चों को बेइज्जती करवाने का शौक़ रहता है। देखो, मेरा मानना है जीवन में खुश रहो, हंसते तो रहो, खेलने की ज़रूरी नहीं है। खुश रहो, हंसना तो मैं नहीं कहूँगा, खुश रहो। खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। कई लोग तो बेवजह दुखी भी होते हैं। जैसे किसी किसी दिन मैं दुखी होता हूँ, पता है किस लिए? कि आज मुझे टेंशन है, और पता है इस बात की टेंशन होती है मुझे, किस बात की टेंशन है। हाँ, किस बात की टेंशन है, और इस बात की मुझे टेंशन रहती है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? नहीं, मुझे पता ही नहीं रहता ना किस बात की टेंशन लेनी है, टेंशन है। लक्षु क्या नाम लिखिए? लक्षु था। हैं? लक्षु था। हाँ, छू। आपको गलत पढ़ना आया। आप समझी? अब भी नहीं समझे? वो जादू टोना वाला करते ना, छू मंदिर, वो वाला छू। चलो, नोट कर लिया सबने? बेटा नीचे जगह था तो साइड मोड़ना जरूरी था। मतलब बच्चे प्योर नकलची होते हैं। बोर्ड पे मैंने घुमा दिया था नीचे भी बेटा जगह थी, लेकिन तुम लोग दिखता ना पीछे, इसलिए मैंने ऐसे किया। चलो पहली हेडिंग बनाओ, कैरियोकाइनेसिस। हेडिंग बनाओ, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ब्रैकेट लिख रहा, न्यूक्लियर डिवीजन। पता तो चले न्यूक्लियस के तोड़ने की बात कर रहे हैं हम लोग। न्यूक्लियर डिवीजन। हो गया? डिवीजन लिखो। कैरियोकाइनेसिस is complex process so differentiated into, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग फेजेज। डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग फेजेज। पहला प्रोफेज, दूसरा यहाँ लिखो मेटाफेज, तीसरा एनाफेज,
फोर्थ टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बेटा देखो स्पेलिंग TELO। टीलोफेज याद है आपको? टीलोमेयर मैंने बताया था, लास्ट एंड वही है। प्रोफेज पहला पूर्वावस्था, मेटा मध्य बीच में मध्यावस्था, एना पश्चावस्था और टीलोफेज एंड वाला पूंछ अंत्यावस्था अंत। ये सब मीनिंग से बनाए गए, ऐसे थोड़ी बनाएंगे। अब हमें देखना है कि एक एक फेज में होता क्या है। तो इसमें पहली सब हेडिंग बनाओ प्रोफेज। अब फेज के अंदर फेज निकलते जाएंगे इसे। प्रोफेज, प्रोफेज का जो पहला पॉइंट है उसे स्टार बना लो। इट इज longest and complex phase. It is longest and complex phase of karyokinesis. Longest and complex phase of karyokinesis. Longest and complex phase of karyokinesis. हो गया? इधर देखना, आप इधर देखो। बाय द वे आप देखो इधर, कंसीडर करो कोई सेल है, उसमें न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में आपको जो दिख रहा है वो क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है। अब ये जाना है प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या क्या होगा देख रहा, ये सिंपल सेल है, अभी इसको एंट्री हो रही प्रोफेज में। प्रोफेज में जैसे सेल एंटर करेगी, सबसे पहला काम इनका होगा कि क्रोमेटिन फाइबर्स स्प्लिट इनटू स्मॉल पीसेस। स्प्लिट इनटू स्मॉल पीसेस, ये छोटे छोटे पीसेस में खुल जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं, इन पीसेस को कहते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और ये जो स्टेज है इसे हम लोग कहते हैं अर्ली प्रोफेज। हो गया? ना लिखो तो भी चलेगा, बट कह सकते हैं अर्ली प्रोफेज। अगले स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियस के भीतर ही ये जो क्रोमोसोम थे ये धीरे धीरे कंडेंस होके थिक हो जाएंगे। इसे कंडेंसेशन इतना होता है कि ओरिजिनल लंबाई का 1/25 टाइम बचता है बस। अगर 100 सेंटीमीटर का है सिर्फ 4 बचेगा, इतना सिकुड़ जाता है, कंडेंस हो जाता है। इसे हम लोग कहेंगे मिडल प्रोफेज। मिडल प्रोफेज। और लेट प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये हो गया लेट प्रोफेज। हो गया? बस इसे बना लो, फिर हम लिखा देते हैं। सीमा बना लो तुम भी।
इसको सब पता है, इसे कुछ बताया मत करो, कुछ भी बोलो, सब पता है हमें, पता है। तो बोला था ये। अभी तो बोली हो पता है। ये बोल रही थी गोल बनाना जरूरी नहीं है। और क्या, अब सोचती खरीदे हैं कंपास को तो यूज़ तो करें। बेटा ध्यान देना, ये मैं एक सिंपल प्लांट का सेल बना रहा हूँ। ऐसे ही अगर एनिमल बनाते तो यहाँ पर हमें सेंट्यूल भी दिखाना पड़ता है, ऐसे रेप्लिकेट हो। क्या हुआ? ये 90 तो है ऐसे, और क्या, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसको दिखाऊंगा तो हमें यहाँ फाइबर दिखाने पड़ जाएंगे, तो मैं एक बाद में बना दूँगा, ठीक। नहीं, जब टूट गया तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये तीनों मिला के प्रोफेज हो गए, बन गया मेटाफेज। अच्छा, इसको नोट कराएं। जिनका बन रहा है उनका बेटा, इतने सुंदर डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, बना लो बस, ठीक। बेटा मैं बोलूँगा तुम लिख लेना, अब क्या उतनी दूर आगे लिखवाऊँ। चलो बनाने दो बच्चों को, क्योंकि कई बच्चे बड़े स्लो बना रहे हैं ना, बना लेंगे तो बना। नहीं बेटा, जो बनाते हैं उनको टाइम लगता है। नहीं बेटा, कभी भी धोखा हो सकता है, इसलिए हंसते समय आंखें नहीं बंद करनी है। तुम हंस रही हो, आंखें बंद क्यों, कोई भी भाग जाएगा बेटा, इसलिए हंसते समय आंखें नहीं बंद करनी है, अवेयर रहना है। हाँ है, सावधानी हटी। अच्छा, सावधान रहे सतर्क रहे, ये क्या है, कहीं का स्लोगन है? अरे बहुत घटिया सीरियल है। बस बस शांत हो जाओ, चलो लिखो, अब लिखो। इन अर्ली प्रोफेज 68.8 किलोग्राम। इसने कहा सर वेट, मैं बता दिया। प्रोसेसर तेज होना चाहिए बस। इन अर्ली प्रोफेज क्रोमैटिन फाइबर्स, अर्ली प्रोफेज क्रोमैटिन फाइबर्स, खोल के दिमाग बैठा करो।
अर्ली प्रोफेज क्रोमैटिन फाइबर्स स्प्लिट इनटू, स्प्लिट टूटना, in early prophase chromatin fibers split into small pieces called as chromosomes, called as chromosomes. देखो, these chromosomes condensed